वागर्थाव्य संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। ध्वन्यालोक प्रथम उद्योत का पाठ चल रहा है। इसके अंतर्गत हम ध्वनिकारिका तक विचार कर चुके हैं और ध्वनिकारिका की वृत्ति में आचार्य ने अलंकारों में ध्वनि के अंतर्भाव के पक्ष का जो प्रत्याख्यान किया है उस पर विचार चल रहा है। तो पहला अलंकार हम देख चुके थे समासोक्ति। तो समासोक्ति अलंकार में ध्वनि का अंतर्भाव किस प्रकार नहीं हो सकता यह आचार्य प्रतिपादित कर चुके हैं और उसका उदाहरण हम देख चुके हैं। उपोढ़ रागेण विलोलतारकम तथा गृहीतम शशिना निशामुखम यथा समस्तम तिमिरांशुकम तया पुरोपि रागाद गलितम न लक्षितम। इस उदाहरण में व्यंग्य से अनुगत वाच्य ही चमत्कारकारी है। तो वाच्य है यहाँ पर निशा और शशि का व्यवहार और व्यंग्य है यहाँ पर नायक नायिका व्यवहार। तो व्यंग्य से अनुगत वाच्य के चमत्कारकारी होने के कारण इसको ध्वनि का लक्षण नहीं माना जा सकता। यदि व्यंग्य चमत्कारकारी होता वाच्य की अपेक्षा तो इसको हम ध्वनि का लक्षण स्वीकार कर सकते थे, लेकिन चूंकि वाच्य से अनुगत व्यंग्य से अनुगत वाच्य ही अधिक चमत्कारकारी है, इसलिए आचार्य ने इसको ध्वनि का लक्षण स्वीकार नहीं किया या यहाँ पर ध्वनि स्वीकार नहीं की। इसी तर्क के आधार पर आचार्य जितने भी अलंकार हैं जिनमें व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है उनमें ध्वनि के अंतर्भाव का खंडन कर देंगे। तो दो तर्क दिए आचार्य ने। एक तो तर्क ये दिया कि इन सभी अलंकारों में व्यंग्य की प्रतीति होती है, लेकिन व्यंग्य प्रधान रूप से चमत्कारकारी नहीं है, वाच्य ही प्रधान रूप से चमत्कारकारी होता है। अतएव इन अलंकारों में ध्वनि का अंतर्भाव नहीं किया जा सकता। और दूसरा तर्क आचार्य ने दिया वो ये है कि ध्वनि अंगी है और अलंकार अंग है, और कभी भी अंगी का अंगों में अंतर्भाव नहीं होता। अंगों में अंगी का अंतर्भाव कभी भी नहीं होता। अंगी में अंगों का अंतर्भाव हो सकता है। तो ध्वनि में आप अलंकारों का अंतर्भाव कर सकते हैं, लेकिन अलंकारों में ध्वनि का अंतर्भाव आप नहीं कर सकते। तो इस अलंकार के, इस समासोक्ति अलंकार के विवेचन में ही जो कुछ अंतिम पक्ष बचा था उस पर आचार्य और विचार करते हैं। इसमें दो तीन पूर्व पक्ष आचार्य ने उपस्थापित किए हैं। एक तो पूर्व पक्ष उपस्थापित ये किया है कि यहाँ पर जो आप नायक नायिका व्यवहार को व्यंग्य मान रहे हैं वो नायक नायिका व्यवहार वस्तुतः व्यंग्य न होकर वाच्य ही है। दूसरा जो पक्ष उपस्थित किया है वो है कि यहाँ पर रूप का अलंकार है, ठीक है। और तीसरा जो पूर्व पक्षाचार्य ने प्रस्तुत किया है वो यह है कि यहाँ पर समारोपित नायिका नायक व्यवहारयोः निशा शशनोरेव वाक्यार्थत्वात् में जो नायक नायिका व्यवहारयोः आपने कहा और नायक और नायिका दोनों को समास में लिया है, उसकी जगह एक शेष किया जा सकता था। तो आचार्य का कहना है कि एक शेष नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? तो इन तर्कों को हम आगे देखते हैं। तो देखिए, अत्र च नायकेन पश्चात् गतेन चुम्बनोपक्रमे पुरो नीलांशुकस्य गलनम पतनम। ठीक है। चंद्रमा और निशा ये दो परस्पर प्रणयबद्ध हैं। तो शशि और निशा, तो शशि निशा के मुख का ग्रहण करता है। कैसे? पीछे से आकर। वैसे ही जैसे कोई नायक किसी नायिका के मुख का ग्रहण करता है पीछे से आकर। तो यही आचार्य कहते हैं कि अत्र च नायकेन पश्चात् गतेन चुंबनोपक्रमे, यहाँ पर नायक के द्वारा पश्चात अर्थात पीछे से
आकर चुंबनोपक्रमे पुरो नीलांशुकस्य गलनम पतनम। तो सम्मुख जो नीलांशुक है वह गिर गया, इसका ज्ञान नायक को या नायिका को, दोनों को नहीं हुआ। यह यहाँ पर आपको स्वीकार करना चाहिए। तो अत्र च नायकेन पश्चाद्गतेन चुंबनोपक्रमे पुरो नीलांकुशस्य गलनम पतनम। तो चंद्रमा पीछे से आकर निशा को ग्रहण करता है, जैसे वैसे ही नायक ने पीछे से आकर नायिका को ग्रहण किया। तो इस स्थिति में जो नीलांशुक का पतन था, पुरोपिरागा तिमिरांशुकम या नीलांशुकम, वो दिखलाई नहीं दिया। यदि वा पूर्वोग्रे नायकेन तथा गृहीतम मुखमिति संबंधः तेन अत्र व्यंगे प्रतीतेपि न प्राधान्यम। और यदि आप पुरः या अग्रे या आगे से आकर नायक के द्वारा तथा नायिकायाः मुखम गृहीतम, उस प्रकार से नायिका के मुख का ग्रहण किया, ऐसा यदि आप संबंध स्वीकार करते हैं तो तेन ऐसा करने में भी अत्र व्यंगे प्रतीतेपि न प्राधान्यम। व्यंग की यदि प्रतीति हो भी जाती है तो उसका प्राधान्य नहीं होता। व्यंग्य हमेशा वाच्य का ही अनुगत रहेगा। कहा क्यों? तथा ही नायक व्यवहारो निशाशनौ एव श्रृंगार विभाव रूपौ संस्कुर्वाणो अलंकारताम भजते ततस्तु वाच्याद विभावी भूताद रस निष्यंदः। देखिए, नायक और नायिका का व्यवहार व्यंग्य है, यह आपको विदित है, और निशा और शशि का व्यवहार वाच्य है। तो आचार्य का कहना है कि नायक व्यवहार अलंकारताम भजते। नायक और नायिका का जो व्यवहार है वो यद्यपि व्यंग्य है, लेकिन व्यंग्य होते हुए भी वो अलंकार की अवस्था को प्राप्त हो जा रहा है। अलंकार की अवस्था को प्राप्त हो जाने से तात्पर्य है कि वह अप्रधान ही रहेगा, वो कभी भी प्रधान नहीं हो सकता। तो नायक नायिका व्यवहारस्य या नायक नायिका व्यवहारयोः सत्यपि व्यंग्येन प्राधान्यम। क्यों भाई? क्योंकि वह संस्कुर्वाणः, ठीक है, संस्कुर्वाणः किसका संस्कार कर रहा? निशा शशिनौ एव श्रृंगार विभाव रूपौ संस्कुर्वाणः अलंकारताम भजते। निशा और शशि का जो वाच्य रूपी व्यवहार है, जो श्रृंगार का विभाव रूप में यहाँ पर उपस्थित है, निशा और शशि यहाँ परस्पर एक दूसरे के चित्त में उत्पन्न होने वाली रति के प्रति विभाव हैं। विभाव का अर्थ क्या है? आस्वादांकुर योग्यत्वम, अर्थात निशा के चित्त में चंद्रमा को देखकर उत्पन्न होने वाली रति का विभाव है चंद्रमा। जो जिसका विषय होता है, जो रति का विषय होता है, वही उसका विभाव होता है, ये पकड़ लीजिए। और चंद्रमा के चित्त में निशा को देखकर जो रति उत्पन्न हो रही है उसका विभाव कौन है? निशा, क्योंकि निशा चंद्रगत रति का विषय बन रही है। ठीक है, तो निशा शशिनौ एव श्रृंगार विभाव रूपौ, निशा और शशि परस्पर एक दूसरे के चित्त में उत्पन्न होने वाली रति के प्रति विभावता को प्राप्त कर रहे हैं और उसका संस्कार कर रहा है कौन? नायक व्यवहार। अतएव नायक व्यवहार अलंकारताम भजते। नायक का जो व्यवहार है वो अलंकार की अवस्था को प्राप्त हो जाता है। ततस्तु वाच्याद विभावी भूताद रस निश्चंद है। इसलिए जो रस निश्चंद है वो रस निश्चंद किससे हो रहा है? वो रस निश्चंद हो रहा है वाच्य से ही। और वाच्य क्या है? विभावी भूतात। देखिए, पहले आचार्य ने कहा है सहृदयाभिलषणीय चमत्कार सार रस निश्चंदमयम इत्यर्थ। तो यहां पर रस निश्चंदमय कौन है? वाच्य ही है। व्यंग्य यहां पर रस निश्चंदमय नहीं है, या रस निश्चंद जो है वो वाच्य से ही हो रहा है, व्यंग्य से नहीं हो रहा है। व्यंग्य तो रस निश्चंद में हेतुभूत वाच्य का उपस्कारक है। तो व्यंग्य अप्राधान्य, व्यंग्य के अप्राधान्य हो जाने के कारण, व्यंग्य के अप्रधान होने के कारण यहां पर ध्वनि नहीं मानी जा सकती।
तो ततस्तु वाच्याद विभावी भूतात्, वाच्य क्या है? विभाव रूप में उपस्थित है, अर्थात जो रत्यादि स्थायी उत्पन्न हो रहे हैं या जो श्रृंगार रस उत्पन्न हो रहा है उसके विभाव के रूप में यहाँ पर निशा और शशि का जो वाच्य रूप व्यवहार है वही रस निश्चंद में हेतु बन रहा है। ठीक है, वाच्याद रस निश्चंद। अच्छा, इसके बाद आचार्य कहते हैं कि यस्तु व्याचष्टे, और यह जो कहा गया है तया निशयेति कर्तृपदम न च अचेतनायाः कर्तृत्वम उपपन्नमिति शब्दे नैवात्र नायक व्यवहार उन्नीतो अविधेय एव न व्यंग्य इत्यतः एव समासोक्ति। तो कोई पूर्व पक्षी कहता है कि तया शब्द से जो आपने निशया शब्द अर्थ को लिया, तया अर्थात निशया, उस निशा के द्वारा, तो तया निशया, और निशा क्या है? कर्ता हो गई। और न च अचेतनायाः कर्तृत्वम उपपन्नम, और निशा क्या है? अचेतन है। तो अचेतनायाः निशायाः कर्तृत्वम नोपपन्नम, अचेतन जो निशा है उसमें कर्तृत्व उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए शब्दे नैवात्र नायक व्यवहार उन्नीतो अविधेय, इसलिए शब्द से ही नायक का व्यवहार यहाँ पर उन्नीत होता है, उसका ग्रहण किया जाता है, अतः वह अविधेय ही है, वह गम्यमान नहीं है। तो यहाँ पर नायक नायिका व्यवहार गम्यमान नहीं है, नायक नायिका व्यवहार यहाँ पर वाच्य ही है, क्योंकि निशा और शशि ये दोनों जड़ हैं, और निशा और शशि जब जड़ हैं तो उन जड़ में चेतन के सदिश व्यवहार की उपस्थिति संभव न होने के कारण हम उन्हीं शब्दों से नायक नायिका व्यवहार का भी ग्रहण कर लेंगे। अतएव नायक नायिका व्यवहार को गम्यमान मानना उचित नहीं है। तो न व्यंग्य, नायक नायिका व्यवहार यहाँ पर व्यंग्य नहीं है, इत्यतः एव समासोक्ति। तो वाच्य नैव द्वितीय अर्थस्य ग्रहणम भवति, नायक नायिका व्यवहार रूपी जो द्वितीय अर्थ है वह वाच्य ही होता है, यह पूर्व पक्षी ने प्रस्तुत किया। तो उसका समाधान आचार्य कहते हैं अतएव समासोक्तिर्नास्ति, जब वो वाच्य हो गया, उसका आक्षेप नहीं हो रहा है द्वितीय अर्थ का, तो यहाँ पर समासोक्ति नहीं होगी। ठीक है, तो समासोक्ति अलंकार में प्रकृत से अप्रकृत, प्रकृत पर अप्रकृत व्यवहार का आरोप किया जाता है, और अप्रकृत व्यवहार जो होता है वो श्लिष्ट विशेषण सामर्थ्यात, विशेषणों के श्लिष्ट होने के कारण अप्रकृत व्यवहार आक्षिप्त होता है। आक्षिप्त अगर होता है वो गम्यमान होता है, वो वाच्य नहीं होता। ये समासोक्ति अलंकार है। लेकिन यहाँ पर जो अप्रकृत व्यवहार है वो अप्रकृत व्यवहार वाच्य ही है, क्योंकि निशा और शशि के जड़ होने के कारण उनमें चेतनवद व्यवहार नहीं होता, और जब उनमें चेतनवद व्यवहार नहीं होता तो हम निशा नामक नायिका और शशि नामक नायक ऐसा मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो गम्यमान नायक नायिका व्यवहार है उसको स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है, और दूसरा अर्थ विदित हो जा रहा है, इसलिए वाच्य से ही समासोक्ति उपस्थित हो जाती है। तो इसका आचार्य समाधान देते कि इति ऐसा जो मानते हैं सह प्रकृतमेव ग्रंथार्थम अत्यजद व्यंग्ये नानुगतम इति। तो उसने विचार तो किया, लेकिन इसका विचार आधारहीन है, क्योंकि उसने ग्रंथ में जो स्पष्ट रूप से कहा गया था कि व्यंग्ये नानुगतम वाच्यमेव चमत्कारकारी, तो व्यंग्य से अनुगत जो वाच्य है वही चमत्कारकारी होता है। ठीक है, इत्यादो व्यंग्ये नानुगतम वाच्यमेव प्राधान्येन प्रतीयते, तो उपोढ़रागेण विलोलतारकम इत्यादो व्यंग्ये नानुगतम वाच्यमेव प्राधान्येन प्रतीयते, ये हमने कहा था। तो वाच्यार्थ के साथ उपस्थित होने वाला गम्यमान अर्थ यदि होता, अर्थात एक कालावच्छेदेनैव एक शब्द प्रयोगेनैव तस्य प्रतीति, एक शब्द प्रयोगेन प्रतीति, लेकिन एक कालावच्छेदेन
अर्थात समशीर्षकया यदि वो उपस्थित होता तो उसको आप गम्यमान मन नहीं मानते। लेकिन हम तो साफ कह रहे हैं कि उससे अनुगत, उसके पीछे पीछे चलने वाला। तो अर्थात प्रथमम वाच्यस्य प्रतीतिर तदनंतरम विशेषण सामर्थ्यात्, समान या श्लिष्ट विशेषण के सामर्थ्य से हमें व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है। तो व्यंग्य हमेशा वाच्य का अनुगत ही होगा समासोक्ति अलंकार में। व्यंग्य कभी भी वाच्य के समकक्ष या वाच्य के साथ उपस्थित होता हुआ दिखलाई नहीं देगा, जैसा कि पूर्व पक्षी ने यहां पर स्वीकार किया है। तो इति स प्रकृतमेव ग्रंथार्थम अत्यजत व्यंग्ये नानुगतमिति। तो ऐसा जो विचार करता है व्यक्ति, वह व्यक्ति जो ग्रंथार्थ है, प्रकृत जो प्रसंग प्राप्त जो ग्रंथार्थ है, उसको छोड़कर विचार करता है। यदि वो ग्रंथ पर ध्यान देगा तो वहां हमने साफ कहा है कि व्यंग्ये नानुगतम वाच्यम प्राधान्येन प्रतीयते। तो अनुगत जो होगा वो एक कालावच्छेदेन समशीर्षकया उपस्थित नहीं हो सकता। तो जो व्यंग्य वाच्य का अनुगत होगा वो एक समय में वाच्य के साथ उपस्थित नहीं हो सकता। ठीक है, उसमें क्रम अवश्य होगा। पहले वाच्य की प्रतीति होगी, तदनंतर व्यंग्य की प्रतीति होगी। और यदि क्रम है तो एक साथ उसकी उपस्थिति को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब इसके बाद एक पूर्व पक्ष और खड़ा हुआ, अनुरागवती उपोढ़ रागेण विलोलतारकम तथा गृहीतम में। किसी ने कह दिया कि यहां तो रूप का अलंकार है, और रूपक अलंकार भी कैसा है, एक देश विवर्ती, समस्त वस्तु विषय और एक देश विवर्ती, दो प्रकार का रूपक माना जाता है। तो तद्रूपकम अभेदो यह उपमानोपमेयो समस्त वस्तु विषयम शौता आरोपिता यथा, और एक देश विवर्ती शौता अर्थाश्च ते यस्मिन एक देश विवर्ती तत्। ये दो प्रकार का रूपक आचार्य मम्मट ने स्वीकार किया, एक देश विवर्ती रूपक और समस्त वस्तु विषयम। तो पहले तो समस्त वस्तु विषयम, फिर एक देश विवर्ती। तो समस्त वस्तु विषय में आरोप्यमान और अरारोप का विषय सभी शब्दतः कथित होते हैं, और एक देश विवर्ती में आरोप का विषय और आरोप्यमान, आरोप का विषय अर्थात उपमेय और आरोप्यमान अर्थात उपमान। तो आरोप का विषय और आरोप्यमान में से कुछ तो शब्दतः कथित होते हैं और कुछ अर्थतः विदित होते हैं, या एक शब्दतः कथित होता है और एक अर्थतः विदित होता है। तो ऐसा जो रूपक होता है उसको एक देश विवर्ती रूपक कहा जाता है। तो आचार्य मम्मट ने स्वीकार किया था और बड़ा अच्छा उदाहरण दिया था। ज्योत्स्ना भस्मच्छुरण धवला विभ्रति तारकान स्थीन अंतर्धान व्यसन रसिका रात्रिकापालिकीयम द्वीपाद्वीपम भ्रमति दधति चंद्रमुद्रा कपाले न्यस्तम सिद्धांजन परिबलम लांछनस्यच्छलेन। ये समस्त वस्तु विषय का उदाहरण माना था आचार्य ने। इसमें रात्रि पर कापालिकी का आरोप मुख्य आरोप था, और उसके अनुसार रात्रि से संबंधित ज्योत्स्ना है, तारक हैं इत्यादि पर कापालिकी से संबंधित भस्म अस्थियों इत्यादि का आरोप किया जा रहा था, और सभी शब्दतः कथित हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा, इसलिए सब तो समस्त वस्तु विषय हो गया। लेकिन एक देश विवर्ती रूपक का उदाहरण आचार्य मम्मट ने प्रस्तुत करते हुए किया था। यस्सरणान्तपुरे करे कुर्वतः मंडलाग्रलताम रस सम्मुख्यपि सहसा परांगमुखी भवति रिपुसेना। तो यहाँ पर रण पर अंतपुर का तो आरोप किया गया है शब्दतः, वो कथित है, लेकिन रिपुसेना पर प्रतिनायिका का जो आरोप किया गया है और मंडलाग्रलता पर जो नायिका का आरोप किया गया है वह शब्दतः कथित ना होकर अर्थतः विदित होता है। तो एक आरोप शब्दतः कथित और दूसरा आरोप अर्थतः विदित हो रहा है, इसलिए ये एक देश विवर्ती हो गया। तो किसी ने माना कि इस समासोक्ति का जो उदाहरण आपने प्रस्तुत किया है उपोढ़ रागेण विलोलतारकम, इसमें भी आप एक देश विवर्ती रूपक मान लीजिए, अर्थात कुछ आरोप शब्दतः कथित हैं और कुछ आरोप जो सो अर्थतः विदित हो जा रहे हैं। तो इस पर आचार्य का कहना है कि एक देश विवर्ती चेत्तम रूपकम स्यात्। यदि आप इसको एक देश विवर्ती रूपक मानते हैं तो राजहंसैरवीज्यन्त शरदैव सरो नृपाः इतिवत् न तो समासोक्ति तुल्य विशेषणा भावात्।
ठीक है। तो एक देश विवर्ती रूपक में तुल्य विशेषणों का अभाव होता है, तो उसमें प्रकृति से संबंधित समस्त पदार्थों पर, उपमेय से संबंधित समस्त पदार्थों पर उपमान से संबंधित समस्त पदार्थों का आरोप किया जाता है। और कुछ शब्दता कथित होते हैं, कुछ अर्थता विदित होते हैं, कुछ व्यंग्य होते हैं। तो सभी यदि शब्दता कथित हो जाएंगे तो समस्त वस्तु विषय हो जाएगा, और कुछ आरोप शब्दता कथित और कुछ आरोप गम्यमान होंगे तो एक देश विवर्ती हो जाएगा। तो आचार्य का कहना है कि राजहंसैरवीज्यंत शरदैव सरोनृपाः, अर्थात सरोवर रूपी राजाओं पर राजहंस रूपी शरत काल चंवर डुला रहा है। तो सरोवरों के ऊपर राजाओं का आरोप कर दिया, और राजहंस रूपी शरत काल, और शरत काल के ऊपर राजहंस का आरोप कर दिया, और जो राजहंस के पंख हैं उनको बना दिया शरत काल के हाथ में धारण किए गए चंवर। तो ये तो रूपक तो बन गया, लेकिन यहाँ पर समासोक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि तुल्य विशेषणाभावात, यहाँ पर तुल्य विशेषणों का अभाव है। तो समासोक्ति और रूपक में भेद यही है कि रूपकालंकार में प्रकृति पर अप्रकृत का आरोप किया जाता है, लेकिन समासोक्ति में प्रकृत व्यवहार पर अप्रकृत व्यवहार का आरोप किया जाता है, और इसमें हेतु बनता है विशेषणों का श्लिष्ट होना। विशेष श्लिष्ट नहीं होता, ये आप ध्यान रखिएगा। तो तुल्य विशेषणाभावात् तत्र समासोक्तिर नास्ति, न तो समासोक्ति तुल्य विशेषणाभावात्। रूपक तो बन जाएगा, लेकिन समासोक्ति यहाँ पर नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर तुल्य विशेषण का अभाव है। तो यदि आप समासोक्ति न मान के रूपक मानते हैं, तो रूपक मानने पर फिर आपको तुल्य विशेषणों का जो पक्ष है वो यहाँ पर घटित होते हुए दिखलाई नहीं देगा। इसके बाद आचार्य ने एक बात और रखी कि गम्यते इति च अनेन अभिधा व्यापार निरासाद इत्यलमांतरेण बहुना। ठीक है, तो गम्यते इति च अनेन अभिधा व्यापार निरासाद, इससे अभिधा व्यापार का निराश हो जाता है। इस प्रकार से अलम अवांतरेण बहुना, अवांतर अलंकारों की यहाँ पर कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। अलम अर्थात पर्याप्त, इतना ही विचार पर्याप्त है। देखिए, अब इस पे बाद आचार्य विचार करते हैं कि यहाँ पर नायिका नायक व्यवहारयो हो, ऐसा क्यों कहा। यहाँ पर नायिका नायक व्यवहार की जगह एक शेष समास आचार्य कर सकते थे, तो उसका समाधान आचार्य करते हैं कि दोनों का कहना जरूरी है। हम एक शेष नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नायिकायाः नायिके यो व्यवहारः स निशायाम समारोपितः, अर्थात नायिका का नायक विषयक जो व्यवहार है वो रात्रि पर आरोपित किया गया। तो नायिकायाः व्यवहारः निशायाम समारोपितः, तो नायिकायाः व्यवहारस्य विषयः कः, तो नायिकायाः व्यवहारस्य विषयः वर्तते नायकः। एवंच नायिकायां नायकस्य यो व्यवहारः स शशिनि समारोपितः। ठीक है, और नायक का जो व्यवहार है नायिका विषयक, उस नायिका विषयक नायकस्य नायिकायाम जो व्यवहार है, अर्थात नायक का नायिका विषयक जो व्यवहार है उसको, उस नायक के व्यवहार को चंद्रमा पर समारोपित किया जा रहा है। तो दो व्यवहार समारोपित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में समारोपित इति व्याख्याने नैक शेष प्रसंग, यहाँ पर एक शेष समास का प्रसंग ही उपस्थित नहीं होता। यदि आप एक शेष समास मानेंगे तो समासोक्ति नष्ट हो जाएगी। आपका जो पार्यंतिक प्रतिपाद्य है समासोक्ति, वो पार्यंतिक प्रतिपाद्य यहाँ पर अभिव्यंजित नहीं होगा। तो पार्यंतिक प्रतिपाद्य समासोक्ति के विव्यंजना के निमित्त आपको एक शेष की जगह दोनों नायक और नायिका दोनों शब्दों को समास में स्वीकार करना पड़ेगा। ये आचार्य ने यहाँ पर विचार प्रस्तुत किया। तो ये भी कुछ पक्ष हैं जो कि समासोक्ति से संबंधित यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो पहला तो पक्ष ये था कि आप समासोक्ति में जो द्वितीय अर्थ गम्यमान है उसको गम्यमान न मानकर वाच्य मान लीजिए। क्यों? क्योंकि निशा और शशि दोनों जड़ हैं, उसमें चेतनवद व्यवहार उपस्थित होता नहीं, दिखलाई देता।
तो जब चेतनवद व्यवहार उपस्थित होता नहीं दिखलाई देता तो निशा और शशि इन दोनों से हम नायक और नायिका की परिकल्पना कर लेते हैं, अतः वो दोनों वाच्य ही हो जाएंगे, गम्य नहीं हो जाएंगे। अतः समासोक्ति में जो गम्यमान अर्थ, जो द्वितीय अर्थ गम्यमान माना गया है, वो गम्यमान न होकर वाच्य ही हो जाता है। और चूंकि कथन एक का किया गया है और दोनों विदित हो रहे हैं, इसलिए समासोक्ति हो जाएगी। तो इसका आचार्य ने खंडन वहाँ पर किया कि यहाँ व्यंग्य से अनुगत वाच्य चमत्कारकारी है, इस पर ध्यान दीजिए। तो जो अनुगत होगा वो कभी भी एक साथ उपस्थित नहीं हो सकता। अनुगत मतलब पीछे पीछे चलने वाला। तो जो व्यक्ति आपका अनुगत है वो आपके समकक्ष कभी भी नहीं बैठ सकता। तो यहाँ पर गम्यमान अनुगत है, तो ऐसी स्थिति में वो वाच्य के समान समशीर्षक या प्रधान रूप से उपस्थित होकर यहाँ पर प्रतीत नहीं हो सकता। अतएव नायक नायिका व्यवहार को वाच्य मानना और तदनुरूप समासोक्ति की परिकल्पना करना ये उचित नहीं है। ठीक है, ये आचार्य ने यहाँ पर कहा। एक देश विवर्ती रूपक का भी खंडन कर दिया, क्योंकि वहाँ पर तुल्य विशेषण नहीं होता। और इसी प्रकार एक शेष समास भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि यहाँ पर दो व्यवहारों का आरोप किया जा रहा है। एक तो ठीक है, नायिकायाः व्यवहारः निशायां समारोपितः, नायकस्य व्यवहारः शशिनि समारोपितः। नायिका के व्यवहार को आप रात्रि पर आरोपित कर रहे हैं और निशा के व्यवहार को आप नायिका, और नायक के व्यवहार को आप चंद्रमा पर आरोपित करते हैं। इसलिए व्याख्याने नैक शेष प्रसंग, इसलिए वृत्ति में एक शेष समास स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब देखिए, इसके बाद आचार्य ने लिया आक्षेप अलंकार को। आक्षेप अलंकार बड़ा प्रसिद्ध अलंकार है। इसका लक्षण आप पढ़िए। यह आचार्य भामह का लक्षण यहाँ पर प्रस्तुत किया है काव्य अलंकार से। तो देखिए, आक्षेप अलंकार में होता क्या है कि दो प्रकार का होता है, वक्ष्यमाण विषयक और उक्त विषयक। ठीक है, तो आक्षेप अलंकार में जिस अर्थ को विशेष रूप से प्रतिपादित करना वक्ता को अभीष्ट होता है, उस अर्थ का वह निषेध कर देता है। तो निषेध किया इसलिए क्योंकि जिसको वह विशिष्ट रूप से प्रतिपादित करना चाहता उसका निषेध कर दिया। लेकिन कभी उसको कहकर निषेध किया जाता है और कभी वह बिना कहे ही उसका निषेध किया जाता है, अर्थात भविष्य में वह अर्थ हम कहेंगे। तो वक्ष्यमाण विषयक अर्थात जो आगे कहा जाएगा उसका निषेध कर दिया पहले ही, कहने के पहले ही, क्योंकि उस निषेध में वक्ता का तात्पर्य है। और उक्त विषयक अर्थात जो अर्थ कहा या जो अर्थ प्रतिपादित किया उसका आगे निषेध कर देते हैं, जो कहे गए अर्थ में वैशिष्ट्य का प्रतिपादन करने के उद्देश्य से। ठीक है, पढ़िए। प्रतिषेध इवेष्टस्य यो विशेषा विदित्सया। ठीक है, वक्ष्यमाणोक्त विषय स आक्षेपो द्विधामतः। आक्षेप अलंकार दो प्रकार का माना जाता है, वक्ष्यमाण विषय और उक्त विषय। तो कह दिए गए अर्थ का उसकी विशेषता प्रतिपादित करने के लिए बाद में निषेध कर दिया, और भविष्य में कहे जाने वाले अर्थ का बिना कहे ही पहले ही निषेध कर दिया, तो भविष्य में उसकी विशेषता बतलाने के लिए। तो प्रतिषेध इव इष्टस्य, तो विशेषा विदित्सया इष्टस्य यह प्रतिषेध इव, तो विशेषस्य अभिधित्सा, अभिधातुम इच्छा इति अभिधित्सा। किसी अर्थ में के विशेष अर्थ का प्रतिपादन करने की यदि इच्छा होती है तो उसका प्रतिषेध एवं प्रतिषेध कर दिया जाता है। ये दो प्रकार का होता है, वक्ष्यमाण विषयक और उक्त विषयक। स आक्षेपो द्विधामत। इसके उदाहरण आप देखिए। तो आक्षेपालंकार में जो निषेध है वो तो वाच्य है, लेकिन उस वाच्य में जिस वैशिष्ट्य की प्रतीति के लिए निषेध किया जा रहा है
वह वैशिष्ट्य गम्यमान होता है। तो यहाँ पर व्यंग्यार्थ है, अतएव संदेह उत्पन्न होता है कि इसको क्यों न ध्वनि मान लिया जाए। अत्र व्यंग्यार्थ प्रतीयते, तो व्यंग्यार्थस्य प्रतीतिरत्र भवति, अतएव अत्र भवेत् ध्वनि, ऐसा आचार्य ने कहा। तो यहाँ पर पुनः उसी तर्क के आधार पर इस आक्षेप अलंकार का खंडन आचार्य करते हैं। आचार्य का कहना है कि ठीक है, यहाँ पर जिसका निषेध किया जा रहा है, जो गम्यमान है उसमें जिसका निषेध किया जा रहा है उसमें जो वैशिष्ट्य गम्यमान है, वह जो गम्यमान वैशिष्ट्य है वो वस्तुतः निषेध किए जाने वाले वाच्य रूप पदार्थ का ही उपस्कारक होता है। अतएव गम्यमान वैशिष्ट्य प्रधान रूप से चमत्कारकारी न होने के कारण आक्षेप अलंकार में ध्वनि का अंतर्भाव नहीं किया जा सकता। पढ़िए, तत्राद्यो यथा, आद्य मतलब वक्ष्यमाण विषयक आक्षेप, ठीक है। अहम त्वा यदि निक्षेय क्षणमप्युत्सुका ततः यदेवास्ततोन्येन किमुक्तेनाप्रियेण वा। प्रकरण इसका समझ लीजिए कि कोई नायिका है, उसका पति उसको छोड़ के जा रहा है, तो नायिका उसको संबोधित करके कह रही है, अर्थात जिसका प्रोषित भर्तृत्व आसन्न है, अर्थात जिसके पति का उसके समीप से गमन आसन्न है, तो पति के गमन के पूर्व नायिका उस पति को संबोधित करके कहती है, क्या कहती है कि अहम त्वा यदि निक्षेय न इक्षेय, यदि मैं तुमको नहीं देखती हूँ, क्षणमपि थोड़ी भी देर, तो ततः उत्सुका, तो मैं उत्कंठित हो जाती हूँ तुमको देखने के लिए, तुमको प्राप्त करने के लिए, तुमसे मिलने के लिए। तो मेरे लिए तुम्हारा क्षण भर भी वियोग सह्य नहीं है, या तुम्हारा क्षण भर भी वियोग मुझको सह्य नहीं है, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। और जब ये जानते हो तो ऐसा जानते हुए भी तुम मुझको छोड़कर क्यों जा रहे हो, ठीक है। ये देवास्तु, इतना ही रहने दो, इतना ही कहना उचित है, इसके आगे कहना उचित नहीं। अतः अन्येन उक्तेन अन्येन अप्रियेण उक्तेन किम, इसके आगे जो अन्य अप्रिय कथन है उसको कहने से कोई लाभ नहीं। अप्रिय कथन क्या है कि जब मैं क्षण भर भी तुमको नहीं देखती हूं तो उत्सुक हो जाती हूं, तो ऐसी स्थिति में जब तुम मुझको छोड़कर चले जाओगे तो मेरा जीवित रहना संभव नहीं है। अप्रिय वचन क्या है, नायिका की भावी मृत्यु। तो भावी मृत्यु रूपी, भावी मरण रूपी जो अप्रिय समाचार है, जो कि इस निषेध से आक्षिप्त हो रहा है, जो गम्यमान है, व्यंग्य है, ठीक है, भविष्य में कहे जाने रूपी, तो उस भावी मरण के यहाँ आक्षिप्त होने के कारण, भावी मरण के यहाँ पर व्यंग्यता प्रतीत होने के कारण और निषेध से आक्षिप्त होने के कारण यहाँ पर आक्षेपालंकार माना जा रहा है। तो आचार्य का क्या कहना है कि देखिए, इति वाक्यात् वक्ष्यमाण मरण विषयो निषेधात्मा आक्षेपः, तो निषेध ही है आत्मा जिसकी, तो निषेध रूपी जो आक्षेप है, वाक्षेप क्या है, वक्ष्यमाण आक्षेप, वक्ष्यमाण मरण विषय निषेधात्मा आक्षेप, अर्थात भविष्य में मैं जीवित नहीं रहूंगी तुम्हारे जाने के बाद, ऐसा जो गम्यमान अर्थ यहाँ पर विदित हो रहा है और निषेध से विदित हो रहा है, अतः यहाँ पर आक्षेपालंकार माना जाता है। तो ये देवास्त्विति एतदेव अत्र म्रिये इत्याक्षिपत सतचारुत्व निबंधनम इत्याक्षेपेण
आक्षेपकम अलंकृतम सत्प्रधानम। ठीक है, तो आक्षेपेण आक्षेप्येण आक्षेपकम अलंकृतम, तो आक्षिप्त होने वाला जो मरण रूपी अर्थ है वो वाच्य को ही अलंकृत कर रहा है, निषेध रूपी वाच्य को ही अलंकृत कर रहा है। ऐसी स्थिति में जो भावी मरण रूपी गम्यमान अर्थ है वो प्रधान रूप से चमत्कारकारी न होकर वाच्य रूप निषेध को ही चमत्कृत कर रहा है। तो वाच्य रूपी निषेध को चमत्कृत करने के कारण यहाँ पर यद्यपि व्यंग्यार्थ उपस्थित है, भावी मरण रूपी व्यंग्यार्थ उपस्थित है, लेकिन वह भावी मरण रूपी व्यंग्यार्थ के प्रधान रूप से चमत्कारकारी न होने के कारण यहाँ पर ध्वनि नहीं होगा। और जब ध्वनि नहीं होगा तो इसमें ध्वनि का अंतर्भाव नहीं किया जा सकता। व्यंग्य के प्राधान्य होने के कारण आक्षेप में हम ध्वनि का अंतर्भाव नहीं कर सकते। यहाँ वाच्य ही चमत्कारकारी है और वाच्य के चमत्कारकारी होने पर वो ध्वनि का विषय नहीं बनता। ये बात आचार्य ने यहाँ पर कही। तो ये देवास्त्वत्ति एद देवात्र म्रिय, इतना ही कहना पर्याप्त है। इसके आगे जो अप्रिय वचन है वो मुझसे मत कहलवाओ। तो इसके आगे जो अप्रिय वचन है वो भावी मरण रूपी वचन है। तो अत्र म्रिय, यही मैं मर जाऊंगी, यही मेरी मृत्यु हो जाएगी, तुम्हारे जाते ही मेरी मृत्यु हो जाएगी, ऐसे अत्यंत अप्रिय वचन को तुम मुझसे मत कहलवाओ। इत्याक्षिपत् सच्चारुत्त निबंधनम इत्याक्षेपेण आक्षेपम अलंकृतम सत्प्रधानम, आक्षेपेण आक्षेप्येण आक्षेपकम अलंकृतम सत्प्रधानम। तो आक्षेप्य जो व्यंग्यार्थ है उसके द्वारा जो आक्षेपक वाच्यार्थ है वही अलंकृत किया जा रहा है, निषेध रूपी जो वाच्यार्थ है वही अलंकृत किया जा रहा है। और ये वक्षमाण विषयक है, अर्थात भावी अर्थ यहाँ पर निषेध के माध्यम से विशेष रूप से उपस्थित हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आचार्य ने जो दूसरा उदाहरण है वो उक्त विषयक का उदाहरण दिया। पक्षमाणोक्त विषय, दो भेद थे आक्षेप अलंकार के। तो उक्त विषयक का उदाहरण देते हुए आचार्य कहते भो भो किम अकांड एव पतितस, भो 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 किम अकांड एव पतितस्तुम पांत कान्यागति ही तत्राद्रिक तिषितस्य में खलमतिक सोयम जलम गूहते अस्थानोपनताम अकाल सुलभाम तृष्णाम प्रतिक्रुध्य भोः त्रैलोक्य प्रथित प्रभाव महिमा मार्ग पुनर्मारवः। ठीक है, तो मरुस्थल में आप चलते चले जाइए, आपकी प्यास बढ़ती ही जाएगी। आपकी प्यास को बुझाने की योग्यता जैसे मरुस्थल में नहीं है, वैसे ही कृपण मालिक में सेवक की तृष्णा को शांत करने का सामर्थ्य नहीं होता। कृपण है मालिक और सेवक कैसा है, उसकी तृष्णा ही नहीं शांत हो रही, कुछ न कुछ उसको नया चाहिए। तो कृपण सेवक के माध्यम से, कृपण मालिक के माध्यम से कोई सेवक यदि अपनी तृष्णा को शांत करना चाहता है तो वह वैसे ही व्यर्थ प्रयास कर रहा है जैसे मरुस्थल में घूमते हुए अपनी प्यास को बुझाना चाहता है। तो मरुस्थल में जैसे जल की आशा संभव नहीं है, जल की प्राप्ति संभव नहीं है, वैसे ही कृपण स्वामी से, ठीक है, सेवक की तृष्णा शांत किया जाना संभव नहीं है। ये यहाँ पर समझ लीजिए। तो कृपण स्वामी के समान है कौन? मरुस्थल, या मरुस्थल के समान है कृपण स्वामी। ठीक है, और मरुस्थल में भड़कते हुए पथिक के समान है तृष्णा से आर्द्रित, अनेक प्रकार की सांसारिक तृष्णाओं से पीड़ित सेवक। तो भो 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 कि मकांडे एव पतितस्तुम पांथ कान्याग्र, हे पांथ, हे पथिक, तुम अकांडे पतितः, ठीक है, असमय कुपात्र के पास पहुंच गए हो।
किम अकांडे एव पतितः, अकांडे मतलब अकांडे प्रथनं छेदः, स्थान में तुम पहुंच गए हो, जो उचित स्थान है उचित स्थान पर न पहुंचकर तुम गलत स्थान पर पहुंच गए हो। क्यों? तो वो पांथ कहता है कान्यागति तत्तादृक् तिषितस्य में, तो मेरे जैसे प्यासे व्यक्ति अर्थात मेरे जैसे तृष्णा से आकुल सेवक के लिए कोई और गति नहीं है, अर्थात मुझे तो ऐसे धनी मानी व्यक्ति के पास जाना ही पड़ेगा, तभी मेरी तृष्णाएं शांत होगी। तो कान्यागति तत्तादृक् तिषितस्य में कान्यागति, और मैं और पथिक के लिए ये हो जाएगा कि चूंकि मैं प्यासा हूँ तो ये ध्यान ही नहीं दे रहा कि मैं मरुस्थल में भटक रहा हूँ, मुझे तो अपनी प्यास के कारण इतनी अधिक पीड़ा हो रही है या इतनी अधिक इच्छा हो रही है, तृष्णा बढ़ती जा रही है जल की, कि मैं ये भूल ही गया कि मैं मरुस्थल में भटक रहा हूँ। मरुस्थल कैसा? जिसमें पथिक की प्यास बुझाने की योग्यता ही नहीं है, मरुस्थल ऐसा जिसमें जल की आशा ही नहीं की जा सकती। तो तत्तादृक् तिषितस्य में कान्यागति, मेरे जैसे प्यासी मेरे जैसे तृष्णा से व्याकुल व्यक्ति के लिए और कौन सी गति हो सकती है कि ऐसे ही व्यक्ति के पास में पहुंचूंगा। और खलमति सोयम जलम गूहते, और यह जो है ये मार्ग कैसा है? खलमती है, दुष्ट बुद्धि वाला है, और ये क्या कर रहा है? जलम गूहते, जल को छिपा ले रहा है। इसको मुझे जल प्रदान करना चाहिए तो ये जल को छिपा दे रहा है। तो जल होता तब न वो छिपाता, या जल होता तब न वो देता। तो खलमति सोयम जलम गूहते, तो जल यदि उसमें है भी तो वो जल को छिपा लेता है। तो धनी व्यक्ति के पास पैसा ढेला है अपने सेवक की तृष्णा को शांत करने के लिए, लेकिन उस पैसे ढेले को वो क्या करता है? छिपा लेता है, उसकी अपने सेवक की तृष्णा को शांत करने के लिए उसको प्रदान नहीं करता। वैसे ही जैसे मरुस्थल अपने अंदर जल को छिपा कर बैठ जाता है, अत्यंत तृषित व्यक्ति की तृष्णा को शांत करने में भी उसकी प्रवृत्ति नहीं होती। तो क्या कहा कि स्थानोपनताम अकाल सुलभाम तृष्णाम प्रतिकुद्य भोः, तो क्रोध करो, तो किसके प्रति क्रोध करो? तो तृष्णाम प्रति। कैसी तृष्णा है? अकाल सुलभाम, अकाले सुलभ अर्थात असमय में उपस्थित हो गई, और स्थानोपनताम, और स्थान में उपस्थित हुई। स्थान में पहुंचने से, ठीक है, आपको अपनी तृष्णा की पूर्ति नहीं हो सकती। तो स्थानोपनताम और अकाल सुलभाम, तो स्थान में पहुंचने पर, गलत स्थान पर पहुंचने से आपको अपने इष्ट का लाभ जैसे नहीं हो सकता, वैसे ही स्थान मतलब आपका मरुस्थल। तो प्यासा व्यक्ति स्थान में पहुंच जाए, मरुस्थल में पहुंच जाए और अपनी प्यास बुझाना चाहे तो वो प्यास बुझा सकता है? नहीं बुझा सकता। जैसे वैसे ही कोई तृष्णा से आकुल व्यक्ति अर्थात सांसारिक सुखोपभोग की तृष्णा से आकुल व्यक्ति यदि किसी कृपण के पास पहुंच जाता है तो क्या वो अपनी तृष्णाओं की शांति कर सकता है? नहीं कर सकता। ठीक है, तो मेरी तृष्णा पर क्रोध करो, मुझ पर क्रोध मत न करो। ये मेरी तृष्णा ही है जो मुझको एक कुपात्र के पास ले आई है। त्रैलोक्य प्रथित प्रभाव महिमा मार्ग पुनर्मारव। ठीक है, मारव मार्ग त्रैलोक्य प्रथित प्रभाव महिमा, त्रैलोक्य प्रथित प्रभाव महिमा च। महिमा में इमनिच प्रत्यय है तो पुल्लिंग में आता है, तो महिमा पुल्लिंग ही होगा, इसीलिए वो मार्ग का विशेषण बन रहा है। तो त्रैलोक्य प्रथित अर्थात सुविदित प्रभाव महिमा चयस्य सह इति एतादृश है। यह मारवः मार्ग अर्थात मरुस्थल का जो मार्ग है उसकी तो तीनों लोक में उसका जो यश है वो प्रथित है। सब लोग उसको जानते हैं कि यह किसी भी प्यासे व्यक्ति की प्यास बुझाने में समर्थ नहीं है। अब देखिए इसका विवेचन करते हैं। अत्र कश्चित् सेवकः प्राप्तव्यमस्मात् किमिति न लभे। तो प्राप्तव्यम, कोई जो सेवक है वो किसी स्वामी के पास पहुंचता है और उसके मन में ये भाव होता है कि अस्मात् किम प्राप्तव्यम न लभे,
कौन सा ऐसा मेरा प्राप्तव्य है जो मैं इस धनी से प्राप्त नहीं कर सूंगा। ठीक है, तो अत्र कश्चित सेवक प्राप्त है, लेकिन इति प्रत्याशा विशस्यमान हृदय, तो प्रत्याशा उसके मन में प्राप्त करने की इच्छा, अपनी तृष्णाओं की पूर्ति की जो इच्छा थी वो दृढ़ होती चली जा रही थी, विश्वास को प्राप्त होती चली जा रही थी। तो उसके हृदय में विश्वास उत्पन्न हो रहा था कि इस धनी मानी व्यक्ति के पास पहुंचकर मैं जो कुछ भी पदार्थ प्राप्त करना चाहूँगा, जिस किसी भी अपनी तृष्णा की पूर्ति करना चाहूँगा, वो तृष्णा अवश्य ही पूरी होगी। लेकिन तभी केनचित किसी व्यक्ति ने अमुना आक्षेपेण प्रतिबोध्यते, तो उपर्युक्त पद्य के माध्यम से जो आक्षेप किया है, ठीक है, उस आक्षेप से उस अत्यंत लालची या तृष्णा से ग्रस्त कृपण स्वामी के पास पहुंचे हुए व्यक्ति को वह जगा देता है। प्रतिबोध्यते अर्थात उसको ज्ञान करा देता है कि आप गलत जगह पहुंचे हैं, आपकी तृष्णाओं की पूर्ति नहीं हो सकती। तो आक्षेपेण प्रतिबोध्यते, इस प्रकार के आक्षेप के माध्यम से किसी व्यक्ति के द्वारा उस कृपण व्यक्ति को सतर्क किया जा रहा है। क्या करें, तत्र आक्षेपेण निषेध रूपेण वाच्यस्यैव असत्पुरुष सेवा तद्वैफल्य तत्कृतोद्वेगात्मनः शांतरसस्थायीभूत निर्वेद भाव रूपतया चमत्कृति दायित्वम्। ठीक है, देखिए, वाच्यस्यैव चमत्कृति दायित्वम्, ये यहां पर मुख्य वाक्य है। वाच्य ही यहां पर चमत्कृति प्रदान कर रहा है। तो वाच्यस्यैव अत्र चमत्कृति दायित्वम्, इसको पकड़ लीजिए। कैसे? असत्पुरुष सेवा तद्वैफल्य तत्कृतोद्वेगात्मनः वाच्यस्य, वाच्य में षष्ठी है और आत्मनः में षष्ठी है। तो कैसा वाच्य है? तो अतस असत्पुरुष की सेवा और उस सेवा का जो वैफल्य, अर्थात वो हमेशा विफल होती है। असत्पुरुष की यदि आप सेवा करेंगे, असत्पुरुष सेवेव दृष्टिर विफलताम गता। ठीक है, तो वो श्लोक आया है ना उत्प्रेक्षा अलंकार में, तो उसमें असत्पुरुष से, इसमें उत्तरार्ध में उपमा और पूर्वार्ध में उत्प्रेक्षा है अंधकार के विषय में। तो असत्पुरुष सेवेव सेवा तद्वैफल्य तत्कृतोद्वेगात्मनः लिम्पतीव तमोंगानि वर्षतीवाञ्जनं नवः असत्पुरुष सेवेव दृष्टिर्विफलतां गता। तो वही भाव यहाँ भी है। तो असत्पुरुष सेवा तद्वैफल्य तत्कृतोद्वेगात्मनः वाच्यस्य, असत्पुरुष की सेवा, उसकी विफलता और उससे होने वाले उद्वेग रूपी जो वाच्य है, वह वाच्य शांतरसस्थायीभूत निर्वेद विभाव रूपदया चमत्कृति दायित्वम्। तो वाच्यस्य चमत्कृति दायित्वम्। और यहाँ पर व्यंग्य क्या है? व्यंग्य है यहाँ पर निर्वेद। वो क्या है? तो शांतरस स्थायीभूत निर्वेद, शांतरस का स्थायी भाव रूप जो निर्वेद है, वो निर्वेद विभाव रूपतया चमत्कृति दायित्वम्। वही निर्वेद यहाँ पर विभाव रूप से उपस्थित होकर, ठीक है, निर्वेद विभाव रूपतया चमत्कृति दायित्वम्, वो चमत्कृति को प्रदान कर रहा है। तो यहाँ पर जो शांतरस अभिव्यंजित हो रहा है, वह शांतरस वाच्य को ही चमत्कृत करता हुआ दिखलाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में वाच्यस्य प्राधान्य, यहाँ पर व्यंग्य का आक्षेप कराने वाले, निषेध के माध्यम से व्यंग्य का आक्षेप कराने वाले वाच्यार्थ के ही प्रधान होने के कारण यहाँ पर हम ध्वनि नहीं मान सकते, या इसमें हम ध्वनि का अंतर्भाव स्वीकार नहीं कर सकते, ये आचार्य ने कहा। तो ये उक्त विषयक है। उक्त विषयक अर्थात जो अर्थ कह दिया उसका निषेध किया जा रहा है। अब देखिए, कुछ वामन और भामा इत्यादि आचार्यों के द्वारा जो आक्षेप का लक्षण प्रस्तुत किया गया था, उस आक्षेप के लक्षण पर ये विचार कर रहे हैं। तो वामनस्य तो उपमान आक्षेप, वामनाचार्य के यहाँ
उपमान का आक्षेप होता है। इत्येव आक्षेप लक्षणम, जहाँ उपमान का आक्षेप होता है वहीं पर आक्षेपालंकार होता है, ऐसा आचार्य वामन का कहना है। तो उपमानस्य चंद्रादेह आक्षेप अस्मिन् सति किम त्वया कृत्यम इति। ठीक है, उपमान के रहते हुए उपमानस्य चंद्रादेह आक्षेप, चंद्रादि जो उपमान है उसका आक्षेप किया जा रहा है। अस्मिन् सति, इस नायिका के मुख के रहने पर, किम त्वया कृत्यम, आपकी उपस्थिति व्यर्थ है, आपके द्वारा कौन सा चमत्कार उत्पन्न कर दिया जा रहा है? कोई चमत्कार उत्पन्न नहीं कर दिया जा रहा है। जिस चमत्कार को उत्पन्न करने के लिए आपका आक्षेप हम कर रहे थे, आपका हम ग्रहण कर रहे थे, उस चमत्कार को नायिका के द्वारा पहले ही उपस्थित कर दिया गया, नायिका के द्वारा या नायिका के मुख के द्वारा। अतएव नायिका के मुख के रहते प्रसिद्ध चंद्रमा की उपस्थिति व्यर्थ है। यही कहें, तस्यास् तन्मुखमस्ति सौम्य सुभगम किम पार्वणे निंदुना। पार्वण मतलब पौर्णमास्याम भवः, पार्वणः, पार्वणश्चासौ इंदुः इति पार्वणेन्दुः तेन इति पार्वणेन्दुना। तो पर्वणि भवः, पर्वणि अर्थात पौर्णमास्याम, पूर्णिमा के दिन उत्पन्न होने वाले चंद्रमा से कोई लाभ नहीं, उसका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं, उसकी रहे चाहे न रहे। तस्यास् तन्मुखमस्ति सौम्य सुभगम, उस नायिका का यदि सौम्य और सुभग, सुंदर मुख है, सुभग मतलब सुंदर मुख यदि उपस्थित है, तो पार्वणेन इंदुना किम, तो पूर्णिमा के चंद्रमा से क्या लाभ? कोई लाभ नहीं है। सौंदर्यस्य पदम दृशौ यदि जितैः किम नाम नीलोत्पलैः। ठीक है, दृशौ सौंदर्यस्य पदम दृशौ यदि अस्ति, सौंदर्य के स्थान या सौंदर्य के भंडार यदि उस नायिका के दोनों नीलकमल के समान नेत्र यदि उपस्थित हैं, तो नीलकमल की उपस्थिति से कोई लाभ नहीं। तैहि नीलोत्पलैः किम, तो ब्रह्मा जी ने जो नीलोत्कमल का निर्माण किया, नीलकमल का जो निर्माण किया, वो व्यर्थ ही किया, क्योंकि उससे अधिक सुंदर नायिका के नेत्र पहले ही ब्रह्मा जी ने बना दिए थे। तो नायिका के नेत्र रूप के उपस्थित रहते हुए नीलकमल से कोई प्रयोजन नहीं, नीलकमल व्यर्थ है। किंवा कोमल कांति विकिसलयी सत्येव तत्राधरे। ठीक है, तो अधरे सत्येव, नायिका के अधरोष्ट के, लाल लाल रंग के अधरोष्ट के विद्यमान रहते कोमल कांति विकिसलयी किम, कोमल कांति वाले जो लाल लाल पत्ते हैं, उन पल्लवों से कोई लाभ नहीं, वो व्यर्थ हैं। ही धातु पुनरुक्त वस्तु रचनारंभे स्वपूर्वो ग्रह, तो जो विधाता है उस विधाता का वस्तुओं को, एक ही वस्तु को दो बार बनाने का, पुनरुक्त वस्तु रचना, जब एक वस्तु आपने बना दी और उससे काम चल रहा था नायिका का मुख, तो चंद्रमा बनाने की क्या आवश्यकता थी? जब आपने नायिका के नेत्र बना दिए थे तो नीलकमल बनाने की क्या आवश्यकता थी? जब आपने नायिका का अधरोष्ठ बना दिया था लाल लाल रंग का, तो आपको किसलय या किसलय बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो विधाता का प्रयास हमेशा पुनरुक्ति के प्रति होता हुआ दिखलाई दे रहा है। पुनरुक्ति का अर्थ क्या है? एक ही पदार्थ के सदृश दूसरे पदार्थ के निर्माण के प्रति प्रयास करते हुए विधाता यहाँ पर दिखलाई दे रहे हैं। पुनरुक्त वस्तु रचनारंभे, आरंभेषु, आरंभेषु अर्थात यत्नेषु, धातु अपूर्व ग्रह, विधाता का जो ग्रह है अर्थात उनकी जो जिद्द है, उनका जो अभ्यास है, वो दिखलाई दे रहा है। अब देखिए यहां पर अत्र व्यंग्योप्युपमार्थो वाच्यस्य वोपुस्कुरुते, यहां पर उपमा व्यंग्य है। उपमा आप जानते ही हैं, साधर्य में जनित सादृश्य जहां पर उपस्थित होता है वहां पर उपमा होती है। तो साधर्य में होता है प्रयोजक और सादृश्य होता है प्रयोज्य।
तो साधर्म्य जनित जो सादृश्य जहाँ पर उपस्थित होता है, साधर्म्य किस में? उपमानोपमेय भूत पदार्थों में। तो उपमानोपमेय भूत पदार्थों के मध्य साधर्म्य जनित सादृश्य की उपस्थिति होती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है, ये आप जानते हैं। तो यहाँ पर उपमा रूपी जो अर्थ है, अर्थात उपमा अलंकार यहाँ पर जो व्यंग्य रूप से प्रतीत हो रहा है, वाच्य नहीं है, वो व्यंग्य रूप से प्रतीत हो रहा है, वह उपमा अलंकार वाच्य से वो पस्कुरुते, वो वाच्य का ही उपकार कर रहा है, वो प्रधान रूप से चमत्कारकारी नहीं है। अतएव यहाँ सत्यपि व्यंग्ये तस्य प्राधान्यम नास्ति उतर अप्राधान्ये व्यंग्यस्य अत्र ध्वनेः अंतर्भावो न भवितुम शक्यते, इसमें ध्वनि का अंतर्भाव नहीं किया जा सकता। तो उत्र व्यंग्योपमार्थो अर्थात मुख और चंद्रमा के बीच जो साधर्म्य जनित सादृश्य है उपमा, वो व्यंग्य है। लेकिन व्यंग्य होते हुए भी जो मुख और इंदु के बीच जो सादृश्य रूपी चमत्कार है, समानता रूपी जो चमत्कारकारी अर्थवाच्य है, उस वाच्य को ही वह उपस्कृत कर रहा है। ठीक है। और किम तिर्या किम इत्यादि के माध्यम से जो निषेध वाच्य है उसको उपस्कृत कर रहा है। तो किम तेन कृत्यम इत्यपहस्तना रूप आक्षेपो वाच्य एवं चमत्कार कारणम। ठीक है। किम तेन, तो किम पार्वणे निंदुना, किम नाम नीलोत्पले, किम वा कोमल कांत किसलये। तो इस किम तेन कृत्यम इति अपहस्तना रूप आक्षेप, अपहस्तना का अर्थ है निराकरणम, अपहस्तना निराकरणम, अपहस्तना रूपी जो आक्षेप है वो यहाँ पर वाच्य है और वही चमत्कार का कारण बन रहा है। तो व्यंग्य जो उपमा है वो व्यंग्य उपमा जो उपमान का की व्यर्थता सिद्ध की जा रही है, उपमान का निराकरण जो सिद्ध किया जा रहा है, उसी वाच्य रूपी जो आक्षेप है वही यहाँ पर वाच्य रूप से चमत्कारकारी है। तो व्यंग्य यहाँ पर चमत्कारकारी नहीं है, व्यंग्य है उपमा। तो उपमा अलंकार व्यंग्य हो रहा है, उपमा अलंकार व्यंग्यार्थ के रूप में प्रतीत हो रहा है, लेकिन व्यंग्यार्थ के रूप में प्रतीत होता हुआ भी वह उपमा अलंकार निषेध रूपी किम तेने इत्यादि के द्वारा किए गए निषेध रूपी आक्षेप को ही चमत्कृत कर रहा है जो वाच्य है। अतएव यहाँ पर व्यंग्य का प्राधान्य न होने के कारण हम ध्वनि नहीं मान सकते, यह अलंकार तक ही सीमित रहेगा। तत्र वाच्य प्रसिद्धो यह प्रकार रूपमादि। चलिए, दूसरा जो आचार्य ने पक्ष प्रस्तुत किया वो था यदि वा उपमानस्य आक्षेप सामर्थ्याद आकर्षणम, और यदि उपमान का आक्षेप होता है सामर्थ्य से और उसका आकर्षण किया जाता है, जैसे ऐन्द्रम धनु पाण्डुपयोधरेण शरद दधानार्धनखक्षताभम प्रसादयन्ति सकलंकमिन्दुम तापम रवेरभ्यधिकम चकार। बड़ा अच्छा श्लोक है, इसमें शरद को पकड़े तो शरद, ठीक है, रवेह तापम चकार। शरद ऋतु ने जो रवि है, शरद रूपी जो विनायिका है, उसने रवि रूपी जो ईर्ष्यालु नायक है उसके चित्त में बहुत अधिक ताप को उत्पन्न कर दिया, जलन को उत्पन्न कर दिया। कैसे भाई? क्योंकि उसने, शरद रूपी नायिका ने चंद्रमा रूपी नायक को प्रसन्न किया। कैसे प्रसन्न किया? तो शरद रूपी नायिका ने सफेद बादल रूपी पयोधर धारण कर रखे हैं। पयोधर मतलब होता है नायिका के स्तन, और पयोधर का अर्थ मेघ है। तो पयोधर में श्लेष है, तो श्लेष से जो नायिका विषय करते वो निकल आता है। तो पांडु पयोधरेण, श्वेत वर्ण के, गौर वर्ण के पयोधर अर्थात मेघ और पयोधर अर्थात नायिका के स्तन, प्रकृति में नायिका अर्थ में आ जाएगा, उसको धारण करते हुए कैसे? आर्द्र नखक्षताभम ऐन्द्रम धनु,
और उन पयोधरों पर नखक्षत दिखलाई दे रहा है। और वो नखक्षत कैसा है? इंद्रधनुष के समान है। तो मेघ पर, सफेद रंग के मेघों पर खिंचा हुआ जो शरद ऋतु में इंद्रधनुष है, शरद ऋतु में निरभ्राकाश होता है, लेकिन यदि कहीं से कोई मेघ आ भी गया तो वो सफ़ेद रंग का होता है। तो सफ़ेद रंग के मेघ के बीच में उपस्थित रहने वाला जो इंद्रधनुष है, वो इंद्रधनुष कवि को शरद रूपी नायिका के स्तनों पर बने हुए नखक्षत के समान दिखलाई दे रहा है। और ऐसा करती हुई जो शरद रूपी नायिका है वो क्या कर रही है? सकलंकम इंदुम प्रसादयन्ती, कलंक से युक्त इंदु को प्रसादित कर रही है। कलंक से युक्त इंदु, इससे आप समझ जाइए कि इंद्र का शरद रूपी नायिका के प्रति व्यवहार क्या हो सकता है। कथम असौ कलंकितः, तो सकलंकम इंदुम प्रसादयन्ती, कलंक से युक्त जो इंदु है उसको प्रसन्न कर रही है। कौन? शरद रूपी नायिका। तो यहां पर शरद नायिका है, चंद्र नायक है, और ऐसा करती हुई वो प्रसादयन्ती अर्थात उसको प्रसन्न करती हुई शक्ति प्रत्यय है। रवेह अभ्यधिकम तापम चकार, जो सूर्य रूपी ईर्ष्यालु नायक है, उस सूर्य रूपी ईर्ष्यालु नायक में बहुत अधिक ताप को उत्पन्न कर रही है, उसके चित्त में बहुत अधिक ताप को उत्पन्न कर रही है, जलन उत्पन्न कर रही है। ठीक है, तो ये दृश्य है दिन का, तो सूर्य हो गया नायक किसका? शरद ऋतु का। लेकिन जो शरद ऋतु है वो चंद्रमा को प्रसन्न कर रही है। कैसे? नखक्षत की कांति वाले, नखक्षतस्य आभा इव आभा, नखक्षत की आभा वाले इंद्रधनुष को अपने सफेद सफेद पयोधरों पर धारण करती हुई जो शरद रूपी ऋतु है वो चंद्रमा को प्रसन्न करती हुई रवि रूपी नायक के चित्त में बहुत अधिक ताप को उत्पन्न कर रही है। तो यहां अत्र ईर्ष्या कलुषित नायकांतरम उपमानम आक्षिप्तमपि, यहां पर आक्षेप हो रहा है किसका? नायकांतर उपमान का। तो नायकांतर उपमान कौन है? वो है सूर्य। और वो कैसा है? ईर्ष्या कलुषितः, तो ईर्ष्या से कलुषित जो अन्य नायकः नायकांतरम, तो नायकांतर रूपी जो उपमान है उसके आक्षिप्त होते हुए भी, आक्षिप्तमपि वाच्यार्थमेव अलंकरोति, वो वाच्यार्थ को ही अलंकृत कर रहा है। और यहाँ पर वाच्यार्थ है समासोक्ति रूपी। समासोक्ति कैसी? समासोक्ति है आपकी शरद ऋतु और चंद्रमा रूपी जो व्यवहार है। अलंकरोति इत्येषा तो समासोक्ति, इसलिए यह समासोक्ति ही यहाँ पर होगी, यहाँ पर आक्षेप नाम का अलंकार नहीं होगा। तो यहाँ पर भामह ने समासोक्ति मानी, आचार्य भामह ने समासोक्ति मानी, लेकिन आचार्य वामन ने इसको आक्षेप का उदाहरण माना। आक्षेप का उदाहरण इसलिए माना कि यहाँ पर ईर्ष्या से कलुषित नायकांतर सूर्य का आक्षेप किया जा रहा है। लेकिन आचार्य भामन ने यहाँ पर समासोक्ति मानी क्योंकि यहाँ पर शरद और इंदु के व्यवहार में नायक नायिका व्यवहार का आरोप किया जा रहा है। तो नायक नायिका व्यवहार यहाँ शरद और इंदु के व्यवहार को चमत्कृत ही कर रहा है। तो दोनों ही स्थितियों में, चाहे आक्षेप माने चाहे आप समासोक्ति माने, दोनों ही स्थितियों में जो व्यंग्यार्थ है वह व्यंग्यार्थ क्या कर रहा है? ईर्ष्यालु नायक रूपी जो सूर्य में प्रतीत होने वाला व्यंग्यार्थ है, या सूर्य में ईर्ष्यालु नायक रूपी जो व्यंग्यार्थ की प्रतीति हो रही है वो व्यंग्यार्थ वाच्य को ही चमत्कृत कर रहा है। तो वाच्य क्या है? शरद और सकलंक इंदु के मध्य किया जाने वाला व्यवहार। तो इस प्रकार से आचार्य ने आक्षेप से संबंधित जो वामन भामह इत्यादि के पक्ष थे उनको भी प्रस्तुत कर दिया। तो एक ही तर्क है जो आगे तक चलता चला जाएगा। वो तर्क ये है कि व्यंग्येनानुगतम वाच्यमेव प्राधान्येन प्रतीयते सर्वेष्वपि अलंकारेषु एतेषु अर्थालंकारेषु अतएव एतेषु अलंकारेषु ध्वनेः अंतर्भावः कर्तुं न शक्यते। आज हम विषय इतना यहीं रखते हैं।
इसके बाद आचार्य ने एक और समासोक्ति का उदाहरण देते हुए विषय को और स्पष्ट करने का प्रयास किया है। फिर दीपक को लेते हैं, अपन्नुति को लेते हैं और आगे क्रमशः अन्य अनेक अलंकारों को लेते हुए अप्रस्तुत प्रशंसा को लेते हैं, पर्यायोक्त को लेते हैं और एक एक अलंकार में संकरालंकार को लेते हैं और इन अलंकारों में ध्वनि का अंतर्भाव कैसे नहीं किया जा सकता इस विषय को स्पष्ट किया है। उसको हम आगे की कक्षाओं में देखेंगे।